जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नए अंदाज में नए सेशन के साथ। तो ये जो है आपका क्लास 12 का हिस्ट्री है। क्लास 12 का क्या चीज़ हिस्ट्री है ना। इसमें जो है आपको पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है ईंट मानके तथा अस्थियाँ। इसका जो है बाबू ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये जो है चौथा वीडियो है। अगर इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर देखिए, उसके बाद 4 देखिए, तभी समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब करिएगा तो सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। और देखिए ये जो है टोटल 2025 के मद्देनजर रखते हुए इस बैच को शुरुआत किया गया है। इसमें टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है जिसमें हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरी तरीक़ा से तैयारी कराया जाएगा। तो अपने जो भी हैं भाई बहन या फिर दोस्त को उनको शेयर कीजिए इस वीडियो को और आप भी ध्यान से पढ़िए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें लगभग कहाँ तक पहुँच गए थे, शायद देखते हैं। लिंग पूजा हो गया था, शायद पशुपालन हो गया था। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट मतलब बचा हुआ था, जिसमें पढ़ना था कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनके धार्मिक जीवन के बारे में आज देखेंगे। उसके पहले देख लिए कि उन लोग कैसे रहते थे, सामाजिक जीवन कैसा था, उन लोग भोजन के लिए क्या करते थे, कैसा वस्त्र पहनते थे, सारा कुछ देख लिए थे, है ना। उसके बाद आगे जो देखना है से अब हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है कि मातृ देवी की उपासना, शिव या परम पुरुष की अवधारणा, वृक्ष की ओर पशु की पूजा या फिर लिंग पूजा, ये जो था वहाँ के धार्मिक जीवन था, यानी कि ये सब जो है पूजा पाठ किया करते थे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर मातृ देवी की उपासना किसको कहते हैं, आखिर किसको मातृ देवी कहा करते थे। तो चलिए फिर आगे देखिए, मातृ लिखना चाहिए था। मातृ देवी की पूजा या उपासना, पूजा और उपासना का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि जो भी है भूखे रहकर पूजा किया जाता है उसी को उपासना कहा जाता है ना। ऐसे ना कोई बोल देते हैं, आपका बोलते होंगे कि आज उपवास कहा हो, इसका मतलब क्या चाहिए कि किसी को उपवास मतलब होता है कि किसी को धार्मिक अनुष्ठान में उसके संलग्न में जो है भूखे रह करके जो है पूजा किया जाता है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का अभाव था। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का अभाव था। उत्खनन में ऐसा कोई प्रभाव नहीं, ऐसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ है जो देवालय की संज्ञा दी जा सके। इस काल में मिट्टी तथा धातु की अनेक नग्न नारी मूर्ति मिली है। कहने का मतलब समझिए कि हड़प्पा में ऐसा कहीं भी नहीं है जिसमें जो है क्या चीज़ तो मंदिर मिला है। कह रहा है कि भवन का प्रभाव प्राप्त नहीं हुआ था, मतलब समझ रहे हैं कि मंदिरों का अभाव था, यानी कि मंदिर कहीं देखने को नहीं मिला था। लेकिन हाँ, देवालय की भी संज्ञा दी जा सके। देवालय का मतलब समझिए कि देवालय कहते हैं किसको, देव के लिए आलय, उसी को देवालय। जैसे विद्या के लिए आलय उसको विद्यालय कहते हैं, उसके लिए, और देव के लिए जो आलय होता है उसे देवालय, जहाँ पे देवता देवी निवास किया करते हैं उसी को। तो ऐसा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं देखा गया, किसी तरीक़ा से जो है मंदिर मस्जिद देखने को साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन हाँ, अनेक प्रकार के जो है नग्न नारी की मूर्ति मिली है, यानी कि देवी की मूर्ति तो मिली है लेकिन मंदिर मस्जिद नहीं मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि उन लोग जो है पूजा तो करते थे लेकिन मंदिर मस्जिद में नहीं करते थे। मातृ देवी के अनेक चित्र ताबीज में, मिट्टी के बर्तन में तथा मोहरों में अंकित है। मातृ देवी के अनेक चित्र जो है ताबीज़ों में, मिट्टी के बर्तन में, मोहरों में अंकित है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती है। जैसे कहने का मतलब समझिए कि जो है मातृ देवी, इसको लिखना चाहिए मातृ देवी लिख जाए, इस पर ध्यान नहीं देना, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, टाइपिंग एरर है ना। तो जो है ताबीज मतलब समझते हैं, जो जादू टोना होता था उसी को ताबीज़ पहना करके, आज भी देखिएगा कि ओझा नैया के पास जाइएगा ना तो आपको ताबीज़ देगा। उसको में जैसे देखा गया है कि वहाँ पे जैसे मातृ देवी की प्रतिमा जो है चित्र उसको में अंकित हुआ करता था। इतना ही नहीं, वहाँ के मोहरों में भी जैसे चित्र अंकित हुआ करता था, बर्तन में भी जैसे मातृ देवी का चित्र अंकित हुआ करता था। इससे पता चलता है कि लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे, है ना। जैसे कि जहाँ पे आप देखिए, जब हम लोग सभ्यता में जी रहे हैं, इस सभ्यता का जब अंत होगा तो जब इसका भी किसी तरीक़े से उत्खनन किया जाएगा तो देखिएगा कि हर समय मंदिर मिलेगा। उसके बाद मंदिर में जो है
चित्र मिलेगा भगवान का, तो इससे पता लगाया जाएगा ना कि जैसे यहाँ पे भी पूजा किया जाता था। उसी तरीक़े से वहाँ भी उत्खनन हुआ तो चित्र मिला है, जिससे किसको प्रतीत होता है, तो मातृ देवी की मूर्ति जैसा प्रतीत होता है, तो लगता है कि वहाँ पे पूजा किया जाता था। उसके बाद आगे देखिए नोट में, प्रो R.S. त्रिपाठी की मान्यता है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मातृ शक्ति की थी, जिसकी अजना प्राचीन काल से ईरान से लेकर के इजराइल इंडियन सागर तक के सारे देश में होते थे। प्रो R.S. त्रिपाठी का मानना है कि मूर्ति का जो पूजा हुआ करता था, नहीं पूजा हुआ था, उसमें सबसे प्रतिष्ठित जो था वह कौन थे, तो मातृ देवी था। सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास था, तो मातृ देवी के पास था, है ना। कहाँ से, तो मातृ देवी के पास था। इससे पता चलता है कि इजराइल से लेकर के जो है से इसमें सबसे ज़्यादा पूजा किया जाता था। उसके बाद है कि मातृ देवी की सृष्टि की उत्पत्ति व वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया गया है। जैसे विष्णु को हम लोग कहते हैं कि जैसे सृष्टि क्या है, सृष्टि बनाने वाला विष्णु भगवान है ना। उसी तरीक़ा से उस समय माना जाता है कि जो उस समय की सृष्टि बनाया करते थी वह मातृ देवी करती थी। कौन, तो मातृ देवी। यही इसलिए तो लिखा है कि मातृ देवी सृष्टि की उत्पत्ति और वनस्पति फैलाव का देवी का योगदान दिया गया। कहा गया है कि जो है उस समय का जो मातृ देवी थी उन्हीं को सृष्टि का उत्पत्ति माना गया, तो उन्हीं का देन है कि सृष्टि का जो उत्पत्ति हुआ है। उस समय की बात हो रहा है ना। इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। जो तो अब सृष्टि का जो रचयिता है मातृ देवी है, तो उनका पूजा पाठ किस तरीक़ा से किया जाता था, तो उसका जो पूजा पाठ है बाबू वह बलि देकर किया जाता था। बलि की प्रथा था, यानी कि बलि प्रथा मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि आज भी ऐसा देवी देवता है हिंदू समाज में जिसमें जैसे बलि दिया जाता है, अब मुस्लिम में भी बलि दिया जाता है। उसी तरीक़ा से उस समय जैसे मातृ देवी की पूजा होती थी उसमें बलि प्रथा था, यानी कि भेड़ बकरी जो है से काटा जाता था। इतना ही नहीं, वहाँ पूजा, आराधना, नृत्य और संगीत बलि देकर किया जाता था। जब बलि दिया जाता था तो उसमें जैसे आपका पूजा हुआ करता था, आराधना हुआ करता था और नृत्य और संगीत के साथ हुआ करता था। लेकिन पूछता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता में मंदिर को अवशेष मिला, तो नहीं। याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि मातृ देवी की प्रसन्न करने के लिए क्या चीज़ किया करते थे, तो बलि दिया करते थे। एक हो गया, और दूसरा हो जाता है आपका क्वेश्चन कि जैसे मातृ देवी की पूजा के लिए किसी प्रकार के मंदिर का साक्ष्य मिला है, तो नहीं मिला है। ठीक है, अब चलते हैं शिव भगवान की पूजा कैसे होता है। अवघड़दानी, भोलादानी, जो भी बोल सकते हैं आप, उसी को शिव बोला गया है। शिव या परम पुरुष की उपासना किसे किया जाता है। उत्खनन में अर्नेस्ट माइके की एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर, जब उत्खनन में अर्नेस्ट माइको को एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर पुरुष के चित्र में सिर के दोनों ओर सिंह है। इस योगी के 3 मुख हैं। शांत व गंभीर मुद्रा में है। इस वाई और जंगली भैंसा और गेंडा, जबकि दाईं ओर देखिए, बाईं में कौची है, तो जंगली भैंस और गेंडा है। बाईं तरफ जैसे जंगली भैंस और गेंडा है, जबकि दाईं तरफ शेर और हाथी का चित्रण किया गया है। सामने हिरण। इस ध्यान मग्न हुए योगों के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हैं जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सकता। परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना की जाती है। कहने का मतलब है कि एक अर्नेस्ट माइके जैसे उत्खनन किए, वहाँ पे एक ऐसा मुद्रा मिली है जिसमें जो है से एक योगी जो है से अपना भेष बनाकर, योगी जैसा भेष बनाकर अपना पूजा कर रहे हैं, एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं ना। उसमें देखा गया चित्र में कि सिर के दोनों ओर, यानी कि सिर के दोनों ओर जैसे सिंह जैसे उसमें जैसे चिन्ह मिला है। उसमें जैसे बाईं तरफ किसका चित्र मिला है, तो भैंसा और गेंडा का मिला, जबकि दाईं तरफ शेर और हाथी का मिला। इससे पता चलता है कि ऐसा जो है से शिव भगवान या कि पशुपति शिव का ही फोटो हो सकता है। इसीलिए मान लिया गया कि वहाँ पे पशुपति शिव का जो है से पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, अब उसके बाद वृक्ष और पशु पूजा की प्रकृति का पूजा कैसे हुआ करती थी। तो देखिए, अनेक मोहरी में पीपल तथा उसकी पत्तियों के चित्र का अंकन है। जैसे अनेक जो मोहर मिली है उसमें जैसे पीपल और उनकी पत्तियों का चित्रण अंकित है, जिसमें ऐसा लगता है कि वह लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे। ये वर्तमान में भी पीपल की वृक्ष पूजा की जाती है।
समझने का प्रयत्न कीजिए कि उस समय जो है से मोहर में पीपल के पेड़ के पत्ते जो है से चित्रण किया गया, जिससे यह लगता है कि लोग जो है से वृक्ष की पूजा करते थे। इसका वृक्ष का पूजा करते थे, लेकिन वृक्ष में भी कौन सा वृक्ष, तो वृक्ष में भी पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे, जो आज भी प्रचलन में है। कहते हैं ना कि शनिचर के शनिचर पीपल के पेड़ में जब पानी दीजिएगा तो आपका जो है से शनिचरा ग्रह खत्म हो जाएगा। ये हमारे समाज में आज भी मान्यता है। तो देखिए, इस समय आज जो हम लोग जो मान्यता अपना रहे हैं, उस समय भी हड़प्पा सभ्यता के समय भी ये सब लोग किया करते थे। देखिए, आपको अगर गांव देहात से होंगे तो आपको पता होगा कि लोग से कहते, सुन लीजिएगा आप या सुनते होंगे कि पीपल में देला के बाद पानी जो है शनिचर के शनिचर आपका जो है से क्या होता है, तो ग्रह कटता है। वो में कौन ग्रह, तो शनिचरा ग्रह। इनके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर साढ़ और बैल चित्र अंकित मिला है। वर्तमान में शिव भगवान के साथ साढ़ यानी नंदिनी की पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है। देखिए, पीपल का तो पेड़ पत्ता मिल ही गया, जिससे पता चलता है कि पीपल का पूजा हुआ करता था, लेकिन इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर जो है साढ़ और बैल का चित्र मिला है। साढ़ और बैल जो है किसका जो है सवारी है, तो शिव भगवान का। अरे साढ़ जिसको हम लोग नंदिनी बोलते हैं, नंदी बोलते हैं, तो नंदी जो है किसका सवारी होता था, तो शिव भगवान के। इससे पता चलता है कि जो है शिव भगवान की भी पूजा हुआ करता था। आवाज़ भी हमारा समाज में जैसे पूरे भारतवर्ष में ये सब पूजा देखने को मिलता है ना। उसके बाद जो है लिंग की पूजा, कि लिंग की पूजा आज भी देखेंगे कि शिवलिंग की पूजा हुआ करता है ना। शिवलिंग की पूजा आज भी देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, तो उस समय भी होता था। तो शिवलिंग की पूजा, उत्खनन में लिंग पूजा का स्तर यानी पत्थर के लिंग मिले हैं, पत्थर के लिंग मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लिंग हड़प्पा संस्कृति में था। इनमें से कुछ लिंगों के शीर्ष गोल आकृति पूजा का प्रचलन हड़प्पा लिंग 1 या 2 इंच के, कुछ तो 4 फीट के भी मिले हैं, कुछ तो 4 फीट के भी मिले हैं। स्वास्तिक तो 4 फीट के भी मिले हैं। कुछ टाइपिंग रहे, स्वास्तिक लिखना चाहिए, 4 फीट के भी मिले हैं। चिन्ह एक एवं क्रॉस तथा पिलस हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह हैं, जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। जैसे इसको स्वास्तिक मानना चाहिए, लिखना चाहिए था, स्वास्तिक है। देखिए वहाँ पे स्वास्तिक लिखा गया है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो है लिंग पूजा होता था उस समय, जैसे हड़प्पा सभ्यता में ऐसा देखा गया, जब उत्खनन किया गया तो उसमें जैसे पत्थर का लिंग बना हुआ मिला है, जो ऐसे 1 से 2 इंच 4 इंच का हुआ करता था, इतना तक कि 4 फीट का भी देखने को मिला, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे लोग लिंग का भी पूजा करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग शिवलिंग, है ना। अब हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन देखते हैं, धार्मिक देख लिए, सामाजिक देख लिए, अब राजनीतिक देखते हैं कि उस समय जो है शासन कैसे चलता था। आखिर सब हर एक जगह पर देखिएगा कि नली गली सब एक तरह बनाया गया था, सब थमा दुर्ग था, सब थमा किलेबंदी किया गया था, सबके पास जो है चबूतरा बनाया गया था। तो ऐसा जब एक समान मिलता है तो ऐसा लगता ना है कि वहाँ पे किसी न किसी को शासन हुआ हुआ। तब तो जैसे आज भी देखिएगा, जैसे भारत में मान लीजिए कि जो भी काम हो रहा है सरकार के नेतृत्व में हुआ, तो उस समय जो है इतना विकसित था, तो उसको जैसे किसका नेतृत्व में काम हुआ करता, तो उसके बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसी थी। तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिली है। इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी व राजतांत्रिक नहीं थी। जैसे कि राजनीतिक विषय के बारे में ज़्यादा तो वहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतिहासकार को कहना है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी व राजतांत्रिक नहीं थी। जो है मिला तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी पता लगा है कि वहाँ पे लोकतंत्र की सुविधा थी, ना कि राजतंत्र का। लोकतंत्र मतलब समझिए कि लोकतंत्र आखिर किसको कहते हैं, तो जो जनता के द्वारा चुना जाता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें सबका अधिकार होता है अपना अपना जो है मान्यता जो है योगदान देने से। और राजतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जनता है, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली बात हो जाता है ना। सेकंड पॉइंट है कि इतिहासकार व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित तथा धर्मगुरु के हाथों में था। अब एगो व्हीलर चाचा हैं, इनको कहना था ना कि नहीं, मोहनजोदड़ो में जो था सब व्यवस्था से किसके हाथ में था, तो पुरोहित के हाथों में, धर्मगुरु के हाथों में, जो पंडित वगैरह होते थे उनके हाथों में था। लेकिन जो है ये भी कितना हद तक सत्य है, इसका भी अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन जो इतिहासकार का जैसा जैसा मन किया आया और अपना लंबा छोड़कर चले गए, है ना।
उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है कि वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। जैसा कि पीछे बता रहे थे कि लोकतंत्र कैसे होता है, जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है, उसी को जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण और भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर नगर पालिका रही होगी। जैसे नगर निर्माण और भवन निर्माण को देखकर नहीं लगता है कि जो शहर जो बसाया गया था उसमें जो है से नगर पालिका जरूर रही होगी। अब जब शहर में रहते होंगे तो वहाँ पे नगर पालिका रहती है ना, तो ऐसा अनुमान लगाया गया। ये भी कितना हद तक गलत सत्य है ये भी तो नहीं ना कह सकते हैं, लेकिन हाँ जो अकॉर्डिंग NCERT का उसके अनुसार जो है से ऐसा माना गया। अब उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास। अब कला भी तो देखना जरूरी है, जैसे कि सब कुछ इतना जब डेवलप था तो उसमें जैसे कला का भी डेवलपमेंट हुआ था उस सभ्यता में। देखिए मूर्ति कला, धातु कला, वस्त्र का निर्माण, चित्रकला, पात्र निर्माण, नृत्य तथा संगीत कला और मुद्रा कला, ये सब जो था उनके पास ज्ञान था। उसके बाद ताम्र निर्माण, लेखन का भी कला था लेकिन पढ़ा नहीं गया है ना। तब एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर मूर्ति कला किसको कहते हैं। तो उत्खनन में प्राप्त पत्थर की मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियाँ, इनमें से अंगों की झलक दिखाई गई है। एक नर्तकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षण थी। इन मूर्तियों में गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर और आकर्षण थी। आंखें तिरछी, पतली और गर्दन छोटी एवं पतली थी। जैसे कि देखिए कहने का मतलब है कि समझ रहे हैं ना, नर्तकी यानी कि डांसर जिसको बोल सकते हैं। तो दिखाया गया है कि जैसे एक मूर्ति मिला है जिसमें बहुत भव्य तरीक़ा से उसको सजाया गया था और बनाया गया था। देखो इन लोगों को समय जो है से तिरछी नज़र वाला भी लड़की मिली है ना। कह रहे हैं कि इनको गाल पर जो था बाबू, गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। कोई छू के तो नहीं ना देखा होगा जी, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि उसका जो गाल पर जो था से इसको एक और पॉइंट लिखना चाहिए था कि गाल पर एक तिल भी देखने को मिला है ना। चलिए कोई बात नहीं है। आँखों तिरछी तथा पतली और गर्दन भी पतली थी। आँखें देखो तिरछी, उस समय भी नसीली आँख वाली रहती होगी है ना। तो आँखें जो है तिरछी हुआ करती थी, पतली हुआ करती थी और गर्दन जो है छोटा तथा पतला हुआ करता था मूर्ति कला में। तो इससे पता चलता है कि उन लोग जैसे मूर्ति कला भी बहुत अच्छा था, यानी कि बनाने का तरीका भी उन लोग के पास बहुत अच्छा था और पत्थर और कांस दोनों से बनाया जाता था। उसके बाद जैसे धातु कला में देखते हैं तो धातु कला में उन लोग के पास कैसा ज्ञान था। तो देखिए सोना, चांदी, तांबा आदि के आभूषण मिले हैं। इससे पता चलता है कि उन लोगों के पास जो है धातु कला का भी ज्ञान था। तब तो सोना, चांदी और तांबे का आभूषण बनाया करते हैं है ना। वस्त्र निर्माण में उन लोग के पास कैसा नॉलेज था। तो वस्त्र निर्माण, उत्खनन में चरखा मिला है, ले लोटा। उत्खनन में चरखा मिला है जिससे पता चलता है कि सूत काटने का काम में वहाँ के लोग निपुण थे। सूती ऊनी रेशम वस्त्र पहनते थे। अब जो गांधी जी चलाते थे चरखा, बताओ हड़प्पा सभ्यता में ऑलरेडी पहले जो है प्रयोग किया गया था। बताओ कितना डेवलप था यार। कल्पना करो खुद से कि आज जो हम लोग समाज में रह रहे हैं, ऐसा समाज जो है ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता में थी और फिर भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग डेवलप की ओर जा रहे हैं। कब जाइएगा बताइए। इतिहास यही तो है कि जो है आजकल के नेता जो है इतिहास को जानता नहीं है और बोलता है, खाली लंबा छोड़ देता स्टेज पर। यही सबसे बड़ी गलती है। बताओ कि उस समय जो है रेशम ऊनी का वस्त्र चला करता था, सबके पास नॉलेज था। टेक्नोलॉजी न रहते हुए भी उतना डेवलप थे। और आज तो टेक्नोलॉजी हम लोग के पास फिर भी उतना डेवलप नहीं है। तो डेवलप होंगे कैसे? तो इसमें जो है हम लोग का भी साथ देना होगा और बेहतर से मन लगाकर पढ़ना होगा है ना, तभी तो हम लोग अच्छे कर पाएंगे। उत्खनन में चरखा मिली है जिससे पता चलता है कि सूत काटने का काम वहाँ के लोग निपुण थे। चरखा मिला है तो सूत काटने के लिए वहाँ पे निपुण थे। और पूछता है कि वस्त्र में कौन कौन पहनते थे, तो ये जैसे सूती, ऊनी और रेशम के वस्त्र पहना करते थे। अब चित्रकला में देखते हैं कि उन लोग के पास चित्र बनाने का आइडिया था भी कि नहीं था। तो मोहरों पर सांड के चित्र, भैंसे के चित्र, वृषण के चित्र, इसका मतलब है कि वह चित्रकला में परिपूर्ण रूप से निपुण है। चित्र के द्वारा ही तो पूरा हड़प्पा सभ्यता को लिख दिया गया और चित्रकला में उन लोग निपुण नहीं कैसे रहेंगे है ना। जितना भी है पुरातात्विक से ही जो है वस्तुओं से ही तो पता चल रहा है उसके बारे में। तो चित्र तो अनथाई है। तो इससे पता चलता है कि चित्र में भी उन लोग के पास बहुत अच्छा नॉलेज था।
अब पात्र निर्माण में देखते हैं कि उन लोग के पास पात्र मतलब होता है बर्तन, है ना। पात्र निर्माण में कैसा उन लोग के पास नॉलेज था। तो मिट्टी के पात्र बनाने में, पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े, अनाज रखने के लिए छोटे छोटे अनेक प्रकार की भांड यानी मृदभांड, मिट्टी के खिलौने, इसका मतलब है कि वो पात्र निर्माण में भी कला में निपुण थे। अब बताओ, पात्र निर्माण जैसे बर्तन जो है खिलौना वगैरह सारा कुछ बनाया करते थे, है ना। मृदभांड बनाया करते थे, भोजन अति मतलब कि अनाज रखने के लिए जैसे हम लोग क्या चीज़ उसको बोलते हैं जी, हम लोग बोलते हैं उसको, शायद भुला रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि जैसे अनाज रखा जाता है उसको कोची बोलते हैं, कोठी। देहात में रहे हुए तो उसको बोलते हैं कोठी। तो कोठी में भी बनाने में निपुण थे, जिससे पता चलता है कि पात्र निर्माण में जैसे परिपूर्ण रूप से उन लोग निपुण थे। और संगीत की दुनिया में चलते हैं, उन लोग भी जो भोजपुरी नहीं सुना करते थे, है ना। तो नृत्य तथा संगीत, नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, जिसको बोलते हैं डांसर। नृत्यांगना की मृत्यु मिली है, पात्रों पर तलवे तथा ढोलक के चित्र मिले हैं। इससे पता चलता है कुछ समय भी जैसे गीत संगीत में जो है संलग्न थे, लेकिन ये पता नहीं है कि जो है कौन सा गीत गाते थे, भोजपुरिया गाते थे या हिंदी गाते थे या सिंधी गाते थे। तो हमको लगता है कि उन लोग सिंधी गाते होंगे। नृत्यांगना भी रहा करती थी डांसर, जिस तरह से आज जो है प्रोग्राम होता था उसमें भी हुआ करता था। अब आगे चलते हैं, मुद्रा कला में उन लोग के पास कैसा नॉलेज था। तो उत्खनन से भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर, धातु तथा हाथी का दांत और मिट्टी की 600 मुहरें मिली हैं, जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र, दूसरी ओर लेख मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि मुद्रा कला में भी उन लोग के पास बहुत ही अच्छे से ज्ञान था, है ना। और देखिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। फिर अब कोस्ट इतना पढ़ा रहे हैं बाबू, तो कुछ तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर के लिए कुछ करें, है ना। करना बस इतना ही है, ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे लिए जो है आपको दाल चले, ऐसा नहीं है। आप जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बताइए कि एक बिहार बोर्ड एग्ज़ाम एक्सप्रेस चैनल है, जिस पर जैसे पूरी तरीक़ा से 2025 के लिए जो है तैयारी कराया जा रहा है ना। और देखिएगा 2024 में का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, आप भी लाइएगा 400 प्लस आराम से। अब कहते हैं ताम्र निर्माण कला में देखते हैं, उत्खनन में अनेक ताम्र पात्र मिले हैं। उत्खनन में अनेक ताम्र पात्र मिले हैं जो वर्गाकार व आयताकार के हैं। इनमें पशुओं, मनुष्य के चित्र मिले हैं। पशुओं में बैल, भैंस, गेंडा, सांड, हाथी और शेर आदि मनुष्य के योगी के चित्र भी मिले हैं। ताम्र निर्माण यानी कि जो है ताम्र पत्र होता है, मतलब वर्गाकार तरह से होता है, उसमें जो है बहुत चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें जो है कैची का वहाँ पे चित्र मिला है, तो भैंसा का मिला है, गेंडा का मिला है, सांड का मिला है, इतना तक कि मनुष्य के योगी रूप में भी मिला है, साधु संत के रूप में भी मिला है ना। अब लेखन शैली के बारे में देखते हैं कि उन लोग के पास लिखने का नॉलेज था कि खाली नाचे गान में रह गए। देखिए, ऐसा नहीं है, उन लोग के पास लिखने का भी बहुत अच्छे तरह से नॉलेज है। हाँ, मानते हैं कि लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो बात अलग है, लेकिन लिखने का नॉलेज था। उत्खनन कोई भी लिखित शिलालेख या ताम्र पत्र नहीं मिला है। उत्खनन में कोई भी लिखित शिलालेख या ताम्रपात्र नहीं मिला है, लेकिन फिर भी विद्वानों के में मतभेद है लिपि के बारे में। यह लिपि चित्रात्मक थी तथा दाएं से बाएं व बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी। देखिए, उत्खनन के लिखित का मतलब ये नहीं है कि अक्षर से, हो सकता है कि ये तो पता नहीं बाबू, कि जैसे हो सकता है कि मान के चलो कि ये चित्र है तो उन लोग के लिए का लिखा हो गया, जैसे हम लोग ऐसे का लिखते हैं, उन लोग जो काज नहीं ऐसे लिखते होगा का, कुछ कहना है ना, जैसे उन लोग ऐसे लिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे चित्र बना दिया, ठीक है, हम लोग मान के चलो उसको लिख रहे हैं फा, तो काज नहीं उन लोग इसको फा समझता होगा, इसलिए कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जब इतना डेवलप है तो हम लोग इतना तो कह सकते हैं ना कि नहीं, वहाँ पे जो है लिखन कला में भी थे। मानते हैं अक्षर नहीं है, लेकिन उस समय का अक्षर जो हो सकता है वैसा ही अक्षर होगा, ठीक है। चलिए आगे निर्वहन के तरीके देखते हैं कि आखिर निर्वहन कैसे करते थे। कृषि, पशुपालन और व्यापार। गुजरात से बाजरे के दाने मिले हैं, चावल के दाने कम मिले हैं। ये पूछता है कि बाजरा का दाना सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुजरात से मिला है। उसके बाद बनावाली हरियाणा से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। ये डायरेक्ट पूछता है कि बनावाली जो है कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है बनावाली से मिला है, लेकिन जोता हुआ खेत का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। एक बात याद रखिएगा, जोता हुआ खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है, लेकिन हल का साक्ष्य जो है बाबू बनावाली हरियाणा से मिला है।
अगला पॉइंट है कि कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इस खेत में हल रेखाओं के द्वारा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखाई गई है। इससे यह पता चलता है कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। जैसे कहने का मतलब है ना कि बनावाली से तो जैसे कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, तो यहाँ से जैसे हल का खिलौना मिल गया, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे हल से है खेत जूता जाता है। उसके बाद कालीबंगा में जैसा ही हिलिएगा, राजस्थान कालीबंगा पड़ता है बाबू, उसमें जैसे खेत जूता गया और एक दूसरा का जैसे ऐसे जूता गया था और एक दूसरा को समकोण पर काटती थी। इससे पता चलता है कि एक बार में जैसे 2 खेती किया जाता था, 2 प्रकार की खेती। जैसे मान के चलिए कि इसमें जैसे आलू रोप दीजिए, ठीक है, इसमें आलू रोप दीजिए और इसको जो गड्ढा है बाबू, इसमें जो है से आप क्या चीज़ रोप दीजिएगा, भिंडी रोपिए। तो इससे पता चलता है ना कि एक समय जो है 2 चीज़ का खेती किया जाता था। अगला पॉइंट है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित थे, जहाँ के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे वहाँ के सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़ती थी, क्या वहाँ पे पानी का अभाव था, तो वहाँ तो पड़वे करती थी, ठीक है। हड़प्पा वासी कपास का भी प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो है से कपास की खेती जो हुआ था बाबू, वही हड़प्पा वासी ने ही किया था। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि कपास का जो है खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग के द्वारा किया गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों का भी अवशेष मिला है। अब विलासित वस्तुएं देखते हैं कि आखिर विलासित वस्तुओं कहते किसको है। तो जिस तरह से गहना गुड़िया सोना चांदी आज जो विलासित वस्तुएं थी वो महंगा चीज़, उस तरीक़ा से हड़प्पा सभ्यता के लोग के पास भी विलासित वस्तुएं थी, जिसको बोलते थे फयांस बोलते थे। ये बनता था क्या चीज़ से, तो घिसी हुई रेत से, बालू से, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से को पकाकर बनाया जाता था। ये छोटे पात्र संभवतः कीमती होते थे क्योंकि इन्हें बनाने में कठिन था। ये तो ऐसे इतना से बनाया जाता था, ये जो है कीमती होता था, कहा कि बनाने में कठिन था, और जिसके पास होता था उसको जो है बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था। तो इसको हम विलासित वस्तु नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। सुगंधित पदार्थ के रूप में बने लघु पात्र मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से मिला है, ठीक है। उसके बाद है सोना भी दुर्लभ तथा संभव आज की तरह कीमती था। सोना भी ऐसा देखा गया फायांस की तरह, जैसे सोना भी ऐसे महंगा उस समय भी था। हड़प्पा स्थल से मिले सभी स्वर्णभूषण संचयों से प्राप्त हुआ है। जैसे इससे पता लगाया जाता है कि उस समय भी सोना महंगा हुआ करती थी, लेकिन सबसे महंगा जैसे सोना से भी जो महंगा था वो फायांस था, ठीक है। मोहरे का आदान प्रदान, मोहरों का आदान प्रदान कैसे होता था। सिंधु सभ्यता की मोहरे उर, सुमेर, क्रिस, उमा, तेलु अस्कमार, बहरीन आदि से मिले हैं। इससे पता चलता है कि जैसे वहाँ पे व्यापार हुआ करता था। जैसे कि यहाँ के मोहर जब उठ करके जैसे बहरीन में जा रहा है तो इससे काफ़ी पता चलता है कि आखिर वो गया कहाँ। ऐसा नहीं ना कि उसके पास घोड़ा है कि चलेगा, नहीं, ये व्यापार के लिए किया जाता था। मेसोपोटामिया की मोहरे मोहनजोदड़ो और फारस की मोहरे लोथल से मिली है। मेसोपोटामिया का जो मोहर है बाबू वो कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, और फारस का जो मोहर था बाबू वो लोथल से मिला है। वास्तु का आदान प्रदान की प्राइवेट महर लाल से मिले हैं। इसका मतलब समझिए कि मेसोपोटामिया का जो मोहर था वो मोहनजोदड़ो से, फारस की मोहर जो है लोथल से मिला है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ जो है व्यापार होता था, तब ना जैसे एक लोग मोहर देता होगा तो वहाँ से जो है कुछ सामान भेजता होगा, या फिर यहाँ से जो मोहर देता था उन लोग तो यहाँ से सामान जाता था। इससे पता चलता है कि व्यापार बहुत अच्छी तरीक़ा से होता था। अगला पॉइंट है कि जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति को बाघ से, मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक लड़के लड़ते हुए दिखाया गया है। जैसे कि मोहनजोदड़ो से एक ऐसा लिपि मतलब मोहर मिला है जिस पर जैसे एक व्यक्ति जैसे बाघ से लड़ रहा है, ऐसा भी चित्र मिला है। उसके बाद है जॉन मार्शल के अनुसार यह विचार बेबीलोनिया के महाकाव्य गिलगिली से लिया गया है। लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के अवशेष, मुहर पर जहाज का चित्रण तथा मिट्टी के जहाज का नमूना मिला है। अब सबसे पहले बताइएगा, आप पूछेगा कि सर गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है। ये आपको सवाल उठना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है तो ध्यान से आप नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब जैसे ध्यान से देखने की चीज़ है कि
लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा। अब गोदीवाड़ा का मतलब आपको पता ही नहीं है, तो आपको पता क्या रहेगा? तो देखिए, गोदीवाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह, जहाँ पे जैसे जहाज आकर के रुकती है, उसी को गोदीवाड़ा कहते हैं। तो वो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि लोथल से जैसे गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब मृदभांड के बारे में देखेंगे यहाँ से, जैसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।